चलिए, कहाँ तो हो गया था बेटा, जरा दिखाऊंगा। रेफ्रिजरेटर कराना था। कौन सा रेफ्रिजरेटर पढ़ा रहे थे? गोदरेज वाला, कैलविनेटर वाला? हम आपको सिखाए थे कि उसमें ये मैं सोचेगा कहाँ से तेल पड़ता है तो कहाँ से। हाँ, ये दिमाग ना लगाइएगा, ये दिमाग अगर आप लगाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी हमको। कहाँ से सर बटन ऑन करेंगे, कैसे चलेगा, ये सब दिमाग मत लगाएगा। बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो समझिए कि सर बटन कैसे ऑन करेंगे, कहाँ से बर्फ़ कहाँ जमेगी उसमें, तो सब्जी कहाँ रखेंगे, ये सब मत पड़िएगा चक्कर में। चलिए, फिगर हो गया था ना बाबू? चलिए आइए, कॉपी जरा देना है। ओह, कॉपी कह रहे हैं यार। तबीयत आज एकदम फीवर में था नहीं पढ़ाने के। चल, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है बेटा बताइए? किसी भी सिस्टम में, जैसे जो सिस्टम ऊपर उसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है बताओ? एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, और एक क्या होता है? वर्किंग सबस्टेंस होता है। ठीक है, तो आइए देखिए, ऊपर क्या होता है आपका? ऊपर भगवान होता है बेटा। अरे यार, सुबह सुबह भगवान को याद करें। ऊपर क्या होता है आपका? एक बार याद कर लिया ना भगवान को, अब टॉपिक पे आओ। ऊपर क्या होता है बताइए? सोर्स। क्या होता है? सोर्स। ऊपर क्या होता है बेटा? सोर्स। और फिर क्या होता है बताइए? सिंक। और बीच में क्या होता है बताइए? बीच में हमारा होता है बेटा वर्किंग सबस्टेंस। इसको WS कहते हैं, वर्किंग सबस्टेंस। WS शॉर्ट में लिख देना। ठीक, अब देखिए होता क्या है। सोर्स का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? T1 होता है। सिंक का कितना होता है बाबू? T2 होता है। और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि T1 हमेशा किससे बड़ा होगा बेटा? T2 से। एकदम याद कर लीजिए। और पिछले टर्म पे हमने आपको ये भी बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इफ़िशियंसी कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। हमेशा इफ़िशियंसी किससे छोटी होगी? 1 से। क्यों 1 से छोटी होगी? इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू, सब रिवीजन करिए क्योंकि आप लोग तो रिवाइज करके आए नहीं होंगे, आप लोग को देश चलाना होता है। 1 माइनस T2/T1। ये फॉर्मूला नहीं याद होगा, है कि नहीं? तो इफिशियंसी 1 कब होगी? इफिशियंसी 1 बेटा तब होगी जब T2 बराबर किसके हो जाए? 0 के, 0 केल्विन। और T2 इज नॉट इक्वल टू 0 केल्विन। वाई? क्योंकि T केल्विन स्केल पे टेम्परेचर कभी भी 0 केल्विन के इक्वल नहीं हो सकता। क्या है ये आपका थर्ड लॉ है। किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। तो बेटा जो थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वही अलाउ नहीं कर रहा है। क्या? वही अलाउ नहीं कर रहा है कि आप एक ऐसा इंजन बना पाएँ जिसकी इफिशियंसी कितनी हो बेटा? 100% हो या 1 हो। ठीक है ना? तो जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है वही अलाउ नहीं कर रहा है। तो जब अलाउड ही नहीं है तो आप कैसे बना पाएंगे? तो जाहिर सी बात है जो भी इंजन आप बनाएंगे उसकी इफिशियंसी बेटा हमेशा कितनी होगी? लेस देन 1। इक्वलिटी भी नहीं लगा सकते आप। इक्वलिटी लगाएंगे तो T2 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। याद रखिएगा, अभी चक्कर फंसेगा इक्वलिटी वाला। जब रेफ्रिजरेटर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करता है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा आपका। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना? कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है कि किताब में हम देखे मिसप्रिंट था, इक्वलिटी लगा दिया था, ठीक है ना? तो आप समझिएगा इस चीज़ को। इक्वलिटी होल्ड कर ही नहीं सकता यहाँ पे, इनइक्वलिटी होल्ड करेगा। इक्वलिटी का मतलब क्या? टेम्परेचर बेटा 0 केल्विन और T इज इक्वल टू 0 केल्विन इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का क्या है बेटा? थर्ड लॉ है। ठीक है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स ही अलाउ नहीं कर रहा है कि आप एक ऐसा इंजन बना पाएँ जिसकी इफिशियंसी बेटा कितनी हो? 1 हो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 1 होने की? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो आप इनफाइनाइट ले लिया तो इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफाइंड ही नहीं है भाई। 0 तो डिफाइंड है, इनफाइनाइट डिफाइंड होता है क्या? नहीं होता है। तो इनफाइनाइट हम ले नहीं सकते हैं, 0 ले सकते थे, तो 0 को लेने को कौन मना कर रहा है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ आ रहा है ना? इस वजह से कभी भी आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसकी इफिशियंसी बेटा क्या हो? 1 हो या 100% हो। 1 मतलब 100%। ठीक है? चलो, और एग्ज़ाम में कभी न्यूमेरिकल अगर आप लगाएं तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे होता क्या, बच्चे गलती कहाँ करते हैं? T1/T2 कर देते हैं। हमेशा गलती होती है बच्चों की, हमेशा। अब अगर आप T1/T2 कर दिए हैं तो इफिशियंसी की वैल्यू 1 से बढ़ी आ जाएगी। अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि यार इफिशियंसी तो 1 से छोटी ही होती है,
तब आप क्या कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए। हमेशा गलती होती है, आप देख लीजिएगा, अपने साथ के बच्चों को भी देख लीजिएगा, गलती लोग करते ही हैं, हमेशा गलती। हम लोग भी टेस्ट की कॉपी चेक करना, हमेशा गलती होती है। एक लड़की तो थी, हमने लिखा था क्लैशियस, अभी आप आगे पढ़ाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो उसमें क्लैशियस ने कॉन्सेप्ट दिया था 1954 में। उसने क्या लिखा था 9154। हमने कहा वाह बेटा, हम कहा अब तक तुम रहोगे इतने साल तक, हम तो नहीं रहेंगे भैया, हनुमान जी नहीं, हम कितने साल तक रहेंगे। 9154 हो गया था उनका, बताइए। ऐसे ऐसे ब्लंडर देखने को मिलते हैं। हमने कहा तुम भी इतिहास के पन्ने में क्या हो गए, अमर हो गए। जब जब क्लैशियस के बारे में बताएंगे हम, तब तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा। 9154। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं, अमर इन द सेंस कि मैंने जब तक मेरी लाइफ है तब तक वो भी रहेंगे मेमोरी में, जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक। अब 9154 बताइए, सोच रहे हैं आप तब तक क्या से क्या हो जाएगा, रहेंगे कि नहीं ये भी नहीं भरोसा है। अभी 20 तक पहुँचे हम लोग, 90 तक जाना है। सोचिए, भगवान ही मालिक हैं। हमने कहा बेटा तुम इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई आज से। चलिए तो बेटा क्या है ये बताइए, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। चलिए और रेफ्रिजरेटर में बाबू होता क्या है बताइए, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है। ये कंडीशन तो वॉलेट होगी नहीं कभी, ठीक है ना। होता क्या है इस पे, आप सिंक से हीट लेते हैं, H2 अमाउंट ऑफ हीट आप क्या करते हैं, सिंक से लेते हैं। सिस्टम पर बेटा क्या करते हैं आप, काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, और सोर्स को कितनी एनर्जी दे देते हैं आप, H1। H1 बराबर किसके होता है बताइए, H2 प्लस W। H2 प्लस, बात समझ आ रहा ना। हीट इंजन का उल्टा प्रोसेस हो रहा है ये, ठीक है ना। और हमने आपको बताया था कि दो तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है स्टिमुलेटेड। अब देखिए एक हफ्ते गैप हो जाता है तो सब रिकॉल करना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, जब सिस्टम खुद क्या करे, काम करे। जैसे पानी को अगर ऊपर से नीचे फेंकना, आराम से फेंकिए, पहुंच गया पानी नीचे, पर सिस्टम पे काम करना पड़ा आपको, सिस्टम पे कोई काम नहीं करना पड़ा आपको, ठीक। पर पानी को अगर नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा आपको, मतलब सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है। क्यों उल्टा प्रोसेस हो रहा है भाई, लो टेम्परेचर से हीट का फ्लो आप कहाँ करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर की तरफ। तो जाहिर सी बात है सिस्टम पर क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है बाबू, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, इसमें आगे लिखिए, उसका कंटिन्यू कर लिखिए। ई क्यों उल्टा क्यों कर दी हो फिगर, हॉरिजॉन्टल फिगर क्यों बनाई हो नालायक। लिखो लिखो आगे लिखो, लिखिए H2 अमाउंट ऑफ हीट, H2 अमाउंट ऑफ हीट। हम लोग बैच में एक लड़की थी, तो जब आप जेनेट डायोड, नहीं आगे ऐसे ही लिखिए, कंटिन्यू करिए। हेडिंग आपने एक बार डाल दिया था ना, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। चलिए रेफ्रिजरेटर नहीं डाली थी क्या आप लोग, तो ठीक है, अगर एक हेडिंग हीट इंजन का डाले थे तो एक हेडिंग रेफ्रिजरेटर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेफ्रिजरेटर डाल दीजिए। तो एक लड़की थी, उससे तो वोल्टेज रेगुलेशन कर्व प्लॉट किया जाता है। जब BSc सेकेंड ईयर में आए हैं तो जेनेट डायोड में वोल्टेज रेगुलेशन कर्व प्लॉट किया जाएगा। उसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से आता है, करंट इधर लेते हैं आप, वोल्टेज इधर आप लेते हैं, और ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मतलब करंट आप बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। वो क्या की थी, V को यहाँ कर दी थी, I को यहाँ कर दी थी, तो ग्राफ कैसा हो गया था उसका, ऐसा हो गया था, I V ऐसा हो गया था। कहाँ सही है। अब मैम देखी, अब मैम कहीं है, ये कैसे हो गया। अब छोटी चीज़ें नहीं पड़ती, क्या ही है, नेचर तो सही है, स्टेटमेंट उल्टा कैसे हो गया। तब देखी कि एक्सिस पलट गया था। कहीं आप महान, यही उनका स्टेटमेंट था, ऐसे हाथ जोड़ी वो लैब में, आप महान है, आपको सलाम, पूरा ऐसे काटी, मारी खींच के एक थप्पड़ भगाई उसको। अरे भाई देखिए ना, एक्सिस V का इधर है, I का इधर है, बदल सकते हैं, पर जो कन्वेंशनल कर्व है आप उसको फॉलो करेंगे ना। जो ट्रेडिशनल कर्व है आप कैसे बदल देंगे आप, तो जो कन्वेंशनल कर्व है वो ऐसे आ रहा है, आप उसको कैसे ऐसे कर सकते हैं। बात तो सही है, कभी कभी नहीं लेते हैं। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जिस डेटा को आप चेंज करते हैं, जिस डेटा की चॉइस आपके हाथ में होती है वो X पे आप लेते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसको Y पर आप लेते हैं। क्या तो उल्टा कर दिया ना आपने, मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। तब कुछ लोग ऐसे ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। चलिए
हाँ हाँ, उसी को नहीं उल्टा करके देख लेती, उसी को उल्टा लटकाना चाहिए था लैब में। नालायक। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक सर थे, कहते थे एक आए ऐसे, वो ऐसे खाते थे पान पराग और कहते थे आइए आइए बैठिए देखिए बड़ा मज़ा आएगा। अभी एक टीचर थे, उनसे कहते थे बैठिए बड़ा मज़ा आएगा। तो हम कहते कैसा मज़ा आएगा यार इनको लैबों में। जब हम लोग पढ़ाने लगे तब पता चला किस मज़े की बात करते थे वो। ऐसा ऐसा बच्चे जवाब देते हैं कि अपने आप ही हंसी आ जाती है। उल्टा सीधा जवाब बच्चे देते हैं भाई वहाँ में। चलिए खैर लिखिए इन रेफ्रिजरेटर, इन रेफ्रिजरेटर, इन रेफ्रिजरेटर, इन रेफ्रिजरेटर, in refrigerator H2 amount of heat, H2 amount of heat, H2 amount of heat taken by the system, taken by the system, थोड़ा सा भाई आवाज़ आज फंस फंस के आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। taken by the system from sink, taken by the system from sink, from sink at lower temperature, at lower temperature, at lower temperature T2, at lower temperature T2, हो सकता है आपके किसी भैया का नाम हो T2, at lower temperature T2 and W be the, T2 कैपिटल से रहेगा, अभी सब बताएंगे नहीं बार बार, and W be the work done on the system, and W be the work done, work done नालायक एक साथ होता है ना, work done on the system, W be the work done on the system, such that H2 plus W, such that H2 plus W, H2 plus W heat rejected to the source, heat rejected to the source at higher temperature, at higher temperature T1, at higher temperature T1, at higher temperature T1, ठीक है, at higher temperature T1, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 10 we see that, 10 we see that, 10 we see that in a refrigerator, 10 we see that in a refrigerator, in a refrigerator, in a refrigerator heat flows from lower temperature, lower temperature, lower temperature, lower temperature ब्रैकेट में T2, लोअर टेम्परेचर ब्रैकेट में T2, लोअर टेम्परेचर T2 टू हायर टेम्परेचर T1, लोअर टेम्परेचर T2 टू हायर टेम्परेचर T1 by means of work done on the system, by means of work done on the system, by means of work done on the system, ब्रैकेट में लिखे W, ठीक है बेटा। अब देखिए भाई नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग। नेचर ने क्या डिसाइड किया था कि हीट का फ्लो कैसे होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नेचर के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो काम करना ही पड़ेगा आपको, और नेचर के साथ अगर आप रहेंगे तो काम करने की जरूरत नहीं, आराम से खाइए पीजिए ऐश करिए, ठीक है। चलिए तो भैया रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, नेचर के अगेंस्ट हम जाते हैं, हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर कराना होता है हमको, तो जाहिर सी बात है सिस्टम पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक। अब समझिए आप, जो हीट इंजन होता है बेटा उसका पैरामीटर क्या होता है, इफिशिएंसी होती है। उसको किससे नोट करते हैं आप बताइए, ईटा से, है ना। यहाँ पर जो पैरामीटर होता है उसको हम बदल देते हैं। यहाँ पर जो पैरामीटर होता है उसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या नाम होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और उसको किससे नोट करते हैं हम बेटा, सिग्मा से। किससे नोट करते हैं हम, सिग्मा से। तो क्वेश्चन कैसे आता है, सिग्मा, एक बार क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आ गया था, सिग्मा का आपका रेंज पूछ दिया था। जैसे आपसे इफिशिएंसी की रेंज अगर पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि कुछ भी हो जाए इफिशिएंसी हमेशा किससे कम होगा, 1 से, ठीक है ना। तो एक बार सिग्मा की रेंज पूछ दिया था, बच्चों ने गलती कर दी थी, तो गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम समझाएंगे कैसे सिग्मा की रेंज कितनी होती है, आपको हम बताएंगे। और हमने आपसे क्या बताया आते ही क्लास में
कि इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड नहीं करती है, इक्वलिटी बेटा यहाँ पे होल्ड नहीं करती है, पर सिग्मा में इक्वलिटी होल्ड करेगी। इसका उल्टा होता है बेसिकली, सिग्मा सिग्मा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी या 1 के क्या होगी, बराबर। ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डिफिनीशन और उसका रेंज, या रेंज इन द सेंस पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं वो आपको पता हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा किससे बड़ा होगा बेटा, 1 से, या 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। इफिशिएंसी में ऐसा नहीं, इफिशिएंसी हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, इफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती है। पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। और क्या क्वेश्चन पूछ दिया था 2 नंबर, ये सब 2 नंबर के सवाल है। और क्या क्वेश्चन पूछ दिया 2 नंबर में, ईटा और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है, ये भी 2 नंबर में सवाल पूछा गया है। ठीक है ना। और कभी कभी जब कंपटीशन आप देते हैं तो रिजल्ट पूछ देता है डायरेक्ट, जो भी डेरिवेशन हम कराएंगे, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत लंबा डेरिवेशन है। ठीक, या कभी कभी ईटा देगा आपको, सिग्मा पूछ देगा, या सिग्मा देगा आपको, ईटा पूछ देगा। ठीक है ना, मतलब उल्टा चलता रहता है सिस्टम, एक वैल्यू देगी, एक वैल्यू आपसे क्या कर देगी, पूछ देगी। तो रिलेशन पता होगा तभी निकाल पाएंगे ना आप। ठीक है, चलिए लिखिए आगे, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। द वर्किंग ऑफ बहुत आसान है यार ये सब। द वर्किंग ऑफ, आसान है मुश्किल है, ठीक ही है सर, अब आप कह रहे हैं तो। द वर्किंग ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके, द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये तुम लोग का बाकी 4 दिन कौन कौन पेपर चल रहा है, और नहीं कुछ चल रहा है, और 4 दिन वो एक ही सर पढ़ाते होंगे। चलो ठीक, लिखिए। द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ a parameter, can be expressed in terms of a parameter, can be expressed in terms of a parameter known as coefficient of performance, known as coefficient of performance, known as coefficient of performance, coefficient of performance। ठीक है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय, किससे नोट करते हैं बेटा इसको, सिग्मा से करते हैं ना। सिग्मा कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं ना। एक बार एक कॉलेज में पढ़ाते थे, वहाँ पे नकल होता था, तो वहाँ पर एक टीचर लिखा था, नकल की जो चिट गई थी उसमें था 2 सिग्मा, और जो टीचर नकल कर रहा था उसको 26 पढ़ रहा था वो, है ना। चलिए, तो बच्चों ने कहा था 2 सिग्मा, क्या नहीं 26 है वो बच्चे कहे सर आप कहाँ से पढ़े हैं, वो कहा हम यहीं से पढ़े हैं। बच्चे फिर चुप हो गए, बहस करने कोई मतलब ही नहीं था। चलिए क्या आगे लिखिए, क्या लिखा आपने बताइए, एंड इंक्लूडेड बाई सिग्मा। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए। द रेशियो ऑफ amount of heat, the ratio of amount of heat taken by the system, the ratio of amount of heat taken by the system from sink, at lower temperature T2 at lower temperature T2 and amount of work done on the system, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है बाबू, चलिए एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, चलिए
ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या समझ में आई आपको, बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्या होता है? बेसिकली रेशियो होता है। किसका इसका रेशियो होता है बेटा? सिग्मा। बताओ किसका इसका रेशियो होता है? सिग्मा। सिंक से जो हीट हम लेते हैं और सिस्टम पर हम जो वर्क डन करते हैं वही होता है कि नहीं? H2/W। यही ना हुआ भाई? डिफिनीशन पढ़िए ना। डिफिनीशन क्या कह रहा है कि सिंक से हम जो हीट लेते हैं और सिस्टम पर हम जो वर्क डन करते हैं उसी का रेशियो बेटा क्या कहलाता है? सिग्मा। ठीक है ना? लिखिए मैथमेटिकली वी कैन राइट, मैथमेटिकली पैराग्राफ चेंज करके, मैथमेटिकली वी कैन राइट, मैथमेटिकली वी कैन राइट, ज़्यादा होशियार बन रहे हो हैं। मैथमेटिकली वी कैन राइट, मैथमेटिकली वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू H2/W, सिग्मा इज इक्वल टू H2/W। ठीक है ना? चलिए अब H2 क्या हो गया आपका? H2 तो आपका H2 ही है, और W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए? H1 माइनस H2 लिख दीजिए, H1 माइनस H2 लिख सकते हैं क्या? चलिए, और एक हफ्ता पहले आप लोगों ने देखा था क्या देखा था कि सिंस H1 जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है बताइए? RT1 log V2/V1 के, और H2 किसके इक्वल होता है? RT2 log V2/V1 के। और हमने क्या बताया था आप लोग को कि जो हीट का रेशियो होता है वही किसका रेशियो होता है? टेम्परेचर का भी। तो अगर कभी आपको हीट की वैल्यू गिवन हो और आपको इफिशिएंसी में रखना हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हीट का रेशियो निकाल लीजिएगा, वही बेटा किसका रेशियो हो जाएगा? टेम्परेचर का। कभी कभी ये सवाल ऐसे फंसा, देखिए इफिशिएंसी का फॉर्मूला सिर्फ यही है, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ठीक है ना? तो फॉर्मूला एक ही है। इसी पे सवाल आपका एग्जाम में आना है, इसी पे आपका सवाल एग्जाम में आना है। पर आप देखेंगे कि इसी एक फॉर्मूले में कई तरह से घुमाया गया है बच्चों। फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है। T2 अपनी जगह, T1 अपनी जगह, पर कई तरह से बच्चों को घुमाया गया है। अभी हम सारा सवाल कराएंगे आप लोगों से, खुद भी करेंगे, आप लोगों से भी करवाएंगे। ठीक है? सारा सवाल जितना अब तक पूछा गया है सारा सवाल आपकी कॉपी में रहेगा, निश्चिंत रहिएगा। जो टफ सवाल होगा वो भी, जो इजी सवाल होगा वो भी। वो पता चलेगा बेटा ब्रेक के बाद। चलो, अरे नालायक, हम क्या सिखाए हैं कि T1 किससे बड़ा होता है? तो H1 किससे बड़ा होगा? तब नालायक। चलो जी लिखो। चलिए अब देखिए, ज़्यादा लोग होशियार बन जाते हैं। हाँ, चलिए देखिए, सिग्मा किसके इक्वल हो गया बताइए? मेरा सिग्मा भी 6 लग रहा है, बताइए। ज़्यादा लोग होशियार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए फिर क्या हो जाएगा? RT1 log V2/V1 माइनस R, बोलो ना लायकों, log V2/V1। ठीक है बेटा? तो R नहीं रहे, log नहीं रहे, क्या बचे? T2 भैया बचे, और क्या बचे? T1 - T2, चौक भी खत्म हो गया। चलिए, तो सिग्मा किसके इक्वल हो गया बेटा? T2/T1 - T2। ठीक है ना? और T2 को अगर हम कॉमन ले लें, T2 भैया को बाहर बुला लें, तो अंदर क्या बचेगा बताइए? 1/, बोलो बच्चों, मन के सच्चों और अकल के कच्चों, यही बचेगा ना? आए तो वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आना ही है, बिल्कुल आना है। नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए क्या? चलिए
छाप दीजिए। भैया कई तरह से सवाल कंफ्यूज किया गया, अभी आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछा गया, कई तरह से कंफ्यूज किया गया है। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे अभी तुम सवाल पूछी, टेम्परेचर लिमिट्स दे देते हैं, लिखते नहीं है सोर्स क्या कि सिंक का है, तब तो मुझे इनइक्वालिटी याद होनी चाहिए कि जिसका टेम्परेचर बड़ा है वो कौन है, सोर्स है, जिसका टेम्परेचर छोटा है वो क्या है, सिंक है। क्योंकि देखिए खेल क्या है, खेल यही है कि T1 और T2 वैल्यू रखनी है आपको। अब T1 T2 पहचानने आना चाहिए, तो पहचानने का तरीका क्या है कि जो बड़ा है वो क्या है, T1 है, जो छोटा है वो क्या है, T2 है ना। इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो बड़ा है वो क्या है बेटा, T1 है, छोटा है वो T2 है। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं उस पर। आप देखते होंगे कि हम रोज़ एक बार लिख देते हैं बोर्ड पर उसको। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि यही गलती होती है, बताने के बाद भी गलती होगी, और जब तक ये चलेगा तब तक यही फॉर्मूला बोर्ड पे रोज़ लिखेंगे हम, याद दिलाने के लिए कि भैया T2 ऊपर होगा, T1 नीचे होगा। एकदम दिमाग में घुसा देंगे आपके, ताकि कितने बैल बुद्धि आप हों आपको समझ में आए। समझ में आ रहा बेटा, छापिए छापिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए जरा इसका लिमिट निकालिए, इसका लिमिट बताइए कैसे निकालेंगे आप लोग, सोचिए जरा 2 मिनट। इफिशिएंसी का तो समझ में आ रहा था सीधे सीधे, इसका जरा निकालिए, बताइए कितना होगा लिमिट। खैर हमने तो लिख ही दिया है, सोचिए आप लोग इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे कैसे एक्सप्रेशन से, इस इनइक्वालिटी को आप लोग जस्टिफाई कर पाएंगे इस एक्सप्रेशन से, सोच के बताइए। 2 मिनट का टाइम है, सोच के बताइए, सोच के बताइए। क्या आप इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे, सोच के बताइए। हाँ 1 कब आएगा, टू हो एग्जैक्टली। T1 अपॉन T2 अगर आपका 2 के इक्वल हो गया तभी 1 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि भैया T1 अल्टीमेटली T2 से बड़ा है, तो हो सकता है कि T1 की कुछ ऐसी वैल्यू हो जो 2 टाइम्स क्या हो, T2 हो। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए T1 आपका T2 आपका 50 है और T1 अगर 100 हो गया तो सिग्मा कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, क्या कि T1 बाई T2 किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो। और ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इस कंडीशन को हम वायलेट नहीं कर सकते और ना ये कंडीशन बेटा कभी वायलेट होगा। तो एक पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ कि T1 और बटे T2 क्या हो आपका, क्या हो जाए आपका 2, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है, ठीक है ना। इसीलिए इक्वलिटी भी आपको होल्ड कर, एक केस में पॉसिबल है ये, बट स्टिल पॉसिबल है ना, इक्वलिटी आपको होल्ड कराना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए छापिए छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, लिखिए सिंस। नेगेटिव कैसे आएगी, नेगेटिव कैसे आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती। हाँ ठीक, हाँ रखो, चलो कितना लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ ना। जब ऐसे कंफ्यूज आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के देखिए, आएगी ना, पक्का ना। चलिए जब भी आपको कंफ्यूजन हो न्यूमेरिकल वैल्यू रख के चेक, 3-4 न्यूमेरिकल वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। जब भी कंफ्यूजन हो ऐसे, यही सब रियल एनालिसिस तो पढ़ते हैं आप लोग, इधर से उधर, उधर से इधर, इनइक्वालिटी और इक्वलिटी, यही सब पढ़ाया जाता है ना, इक्वलिटी इनइक्वलिटी पढ़ाया जाता है, पूरे बुक में ही पढ़ाया जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर। और थोड़ा सा पार्ट रियल एनालिसिस में वो वाला है, कैलकुलस वाला है, इसको अप्लाइड कहते हैं आप, अप्लाइड वाला पार्ट भी है जिसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं आप लोग, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं रियल एनालिसिस में, तो अप्लाइड वाला पार्ट हो गया। पर जो प्योर मैथमेटिक्स है कभी उसमें दिमाग लगाइएगा आप, खोपड़ी खुल जाएगी आपकी। और उसके बाद अगर प्योर मैथमेटिक्स में आपने दिमाग लगा लिया है और बेटा आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप IAS मटेरियल हैं, एकदम याद कर लीजिए, एकदम IAS पीसेस मटेरियल हैं आप एकदम, क्योंकि वो सब चीज़ें समझ में तभी आती हैं बेटा जब दिमाग एकदम तेज हो, नहीं आ सकती वो। एज अ टीचर हमको ये नहीं कहना चाहिए, पर नहीं आ सकती वो अगर आपका दिमाग नहीं हो तो। भाई गधे को अगर पिक्चर दिखाई जाए कि तुम घोड़े हो, तुम घोड़े हो, तो 5 मिनट के लिए मान लेगा कि वो घोड़ा है, और जब रेस होगी तो हार ही जाएगा ना। तो BSc पढ़ाई भी ऐसा ही है कि टीचर बहुत अरे ये वो है फलाना ठिकाना, पर समझ में तभी आएगा जब आपका दिमाग हो।
तो अब आप ये सोचिए कि सचिन तेंदुलकर को अगर कहा जाता है बेटा तुम पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो, सचिन तेंदुलकर कहाँ होते? भाई पढ़ा लिखा में नहीं बनता, उनका अलग टैलेंट था, समझ रहे हैं आप ना। तो टैलेंट की बात होती है कि भाई अब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा तो आप एकदम बेकार है। आइंस्टीन का कोटेशन है कि अगर मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ के दिखाओ तो मछली समझेगी कि उसको कुछ आता ही नहीं है। तो जो पैरामीटर है, मतलब जो कंपटीशन है, उसका लेवल सबके लिए बराबर होना चाहिए, और ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। एक ही पेपर सबको सॉल्व करना है, भले उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो पेपर में। और पेरेंट्स इस चीज़ को समझते नहीं हैं, पेरेंट्स समझते नहीं इस चीज़ को, झोंक देते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत समझदार थे इस मामले में। मेरे भाई को मैथ्स नहीं आता था, ये सब अलजेब्रा, उसको कोई फोर्स नहीं किया। मेरे भाई का मैथमेटिक्स में हाई स्कूल में नंबर है 100 में, उसका नंबर शायद 40 या समथिंग है, 40 के आसपास है, ठीक। और वही लड़का कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ा, 100 में उसका नंबर 98 था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था इंटर में। वो पेपर में फोटो आई थी उसकी। एक्चुअल मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा था, जो हमको आता था, वो उसको नहीं आता था। 100 में 40 नंबर, और मेरा 100 में 80 नंबर है हाई स्कूल में। एक्चुअल पेपर जो था 10th में हाई स्कूल में। और वो दो पेपर होता था हम लोग के टाइम पे। हम लोग के टाइम पे दो पेपर होता था यूपी बोर्ड में। और आप लोग जो पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, अब यूपी बोर्ड में एक ही पेपर होता है, पहले दो पेपर होता था। तो हम लोग 2 किताब पढ़ते थे, मोटी मोटी किताब। इंटर में हम लोग 6 किताब पढ़ करके 3 पेपर दिए हैं, सोचिए। तब आता है मैथमेटिक्स, और तुम लोग एक ही पढ़ के नहीं कुछ कर पाए ज़िंदगी में। अब पूछ दो कॉस सेक्शन डिफरेंशियल क्या होता है, गायब हो जाएंगे आप लोग। इनइक्वालिटी दिमाग ही नहीं काम करेगा। हाँ, तो उस समय का मैथमेटिक्स टफ होता था। और सोचिए आप 6 किताब पढ़ के 3 पेपर देना। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री 1 में, कैलकुलस कोऑर्डिनेट 1 में पेपर होता था, स्टैटिक्स डायनामिक्स का 1 पेपर होता था। ना 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 ना, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक ही है, तो एक ही रहता था, उसमें सिलेबस ज़्यादा होता था। एक पूरी किताब इतनी मोटी किताब होती थी, ट्रिग्नोमेट्री कितनी मोटी किताब, अलजेब्रा कितनी मोटी किताब, और टफ होता था वो। अब तो सिलेबस घटा दिया गया है ना, एक ही में लिखना है, जाहिर सी बात सिलेबस घट जाएगा आपको। केमिस्ट्री में पाए थे हम 30 में 13 नंबर, दिल ही टूट गया था। उसके बाद से केमिस्ट्री पढ़े ही नहीं हम कभी ज़िंदगी में। 30 में 13 नंबर आया था मेरा। अब बहुत पढ़े थे केमिस्ट्री हाई स्कूल में, 30 में 13 नंबर, दिल ही टूट गया। उसके बाद पढ़े ही नहीं केमिस्ट्री, हम दोस्ती नहीं हो पाई उससे। अब बहुत पढ़े थे हाई स्कूल में केमिस्ट्री, 3-3 4-4 किताब से पढ़े थे, बहुत पढ़ते थे हाई स्कूल में केमिस्ट्री, बहुत सबसे ज़्यादा पढ़े थे। दिल ही टूट गया था, फिर जुड़ नहीं पाया। जो ब्रेकअप हुआ मेरा केमिस्ट्री के साथ, फिर जो है जुड़ नहीं पाया, सीरियस वाला ब्रेकअप था। और बायो में कुछ नहीं पढ़े थे, तब भी 30 में 23 नंबर था मेरा। और फिजिक्स में शायद 30 में नहीं 35 में 23 या 24 नंबर था। और फिजिक्स में 35 में 28 से 29 नंबर था उसमें, इंटर हाई स्कूल में। अरे तीनों पेपर पढ़ाया जाता था, तीनों पेपर, 35 नंबर का फिजिक्स, 35 नंबर का बायो और 30 नंबर की केमिस्ट्री, ऐसे पढ़ाई जाती थी। बहुत चेंज हुआ यूपी बोर्ड, क्या जान रहे हैं आप? एशिया का टफेस्ट बोर्ड था जब हम लोग पास किए थे यूपी बोर्ड को, अब तो भूजा का नंबर मिलता है। टफेस्ट बोर्ड था एशिया का यूपी बोर्ड, टफेस्ट बोर्ड। 6 पेपर 6 किताब पढ़ करके एग्ज़ाम देना बहुत बड़ी बात होती थी, पॉसिबल ही नहीं था। पर अब हम लोग पढ़े उसी में। टीचर को सोचिए कैसे सिलेबस ख़त्म करता होगा वो, पर करते थे लोग, एक्सपर्ट थे। इस एक मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमको जो टीचर मिले हैं अपनी फील्ड के बेस्ट थे, वो बेस्ट, और उन्हीं को देख करके इंस्पायर होते हैं आप। हमको पता था पहले दिन से कि भैया टेबल के इस पार ही रहना है, बोर्ड के साथ ही रहना है। जब कैरियर की स्टार्टिंग हुई थी तो हम समझ गए थे कि यही मेरा काम है, क्योंकि बहुत मतलब डायनेमिक टीचर हमको मिले थे, बहुत डायनेमिक टीचर्स, एक से एक टीचर मिले थे हमको। डी.एन. त्रिपाठी सर जो है, जिनकी किताब आप पढ़ते हैं, कभी उनसे देखिएगा कि मिलेगा आप लोग। 62 साल की उम्र में उतरते, लड़कियां देखती रह जाती थी उनको, गजब पर्सनैलिटी था। रिटायर होने वाले थे, 62 साल की उम्र थे, उतरते थे कार से, लड़कियां देखती रह जाती थी कि यार कोई आ रहा है, अलग पर्सनैलिटी और ग्लैमर था उन लोगों के अंदर। और सब्जेक्ट की पकड़ इतनी बढ़िया कि पूछिए मत आप, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते थे वो, मतलब फ़ैन हो जाएंगे आप, एकदम फ़ैन हो जाएंगे आप। अलग लेवल के लोग थे भैया वो लोग, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे।
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो लोग, कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो। उनके टी एन त्रिपाठी सर का तो 1 साल पढ़ाए हम, उतरते थे गजब पर्सनैलिटी, चेहरे पे एकदम ग्लो, जैसे अलग ही लेवल के आदमी हैं। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, छापिए, बिल्कुल छापिए। इंटर में एक सर हम लोग को पढ़ाते थे, अब तो भाई बेचारे नहीं है इस दुनिया, पापा को वही पढ़ाए थे मेरे। और वो कभी भी अपना विंटर में सूट रिपीट नहीं करते थे, या कभी 10-15 दिन बाद रिपीट किया, तो रोज़ नया सूट पहन करके आते थे। कार से उतरते थे, आए क्लास में और पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी क्लास में। 40 से 55 पढ़ाते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस, किसी की हिम्मत नहीं थी क्लास में कुछ बोल दे। ऐसे टीचर से पढ़े हम लोग, अलग ही लेवल था भैया उन लोगों का। ऐसे चौक ऐसे ऐसे करते रहते थे और ऐसे मारे किसी के ऊपर, जिसको डाउट हो कि नहीं पढ़ रहा है, ऐसे ही मारे उसके ऊपर और लगे उठा के पूछे चलो बताओ। हालत ख़राब हो जाती थी। पिन ड्रॉप साइलेंस, आज आप इमेजिन कर सकते हैं किसी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस? नहीं कर सकते। पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सन्नाटा। फील्ड के एक्सपर्ट थे। हमने कहा नहीं, फील्ड के एक्सपर्ट से जब आप मिलते हैं ना, देन यू विल फील कि हाँ यार सब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग तो कुछ नहीं है, फील्ड के एक्सपर्ट जब मिलते देन यू विल फील कि हाँ यार सब्जेक्ट क्या होता है। यार प्यार हो जाता है सब्जेक्ट से कि हाँ यार इसी में आगे बढ़ना है। यू विल फॉल इन लव। सब्जेक्ट जो है इतना पसंद आ जाता है। और फिजिक्स कहते हैं टीचर हमको मिले कि ज़िंदगी इसको हमने दे दी। चलिए ठीक है, अब बताइए T1/T2 जाहिर सी बात है 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी क्या होल्ड करेगी बेटा? सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। छाप दीजिए, छाप दो बेटा, छाप दो। अब तो ना इसे टीचर रहे ना इसे, अब हर कोई टीचर हो गया। जो कुछ नहीं कर पाता वो टीचर चौक उठा लेता है, बोर्ड लगा लेता है। गली गली कोचिंग खुल गई है, बच्चों के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। बच्चा क्या सर रात में पढ़ेंगे, टीचर रात में पहुंच जाते हैं। अब पहले एक टीचर ऐसे नहीं, टाइम फिक्स था, आकर के पढ़िए, 5 मिनट लेट हुआ बाहर खड़े रहिए। बच्चे बाहर से नोट करते थे खिड़की में से, हमने वो भी टाइम देखा है। टीचर मना कर दिया, बच्चे बाहर नोट करते थे। आज तो किसी को डांट दो कोचिंग में तो भाग जाएगा, कोचिंग छोड़ करके। बच्चे बाहर बैठ करके नोट करते थे, क्या सर गुस्सा है, बाहर से पढ़ते हैं, तब वो बच्चे सक्सेसफुल होते थे। अरे ऐसे ऐसे टीचर से हम पढ़े हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी। केमिस्ट्री में एक और सर थे, अब पता नहीं पढ़ाते वो हम लोग पढ़ाते थे, जगह नहीं होती थी बैठने की। बच्चों बच्चे पंखा में लटक के पढ़े, इतनी भीड़ होती थी। खिड़की पे बैठते थे सब, तो कहाँ बैठ करके, जहाँ जगह, बस जगह मिल जाए कहीं क्लास में, नहीं जगह है बाहर खड़े हो जाते थे, आवाज़ आनी चाहिए बस। ऐसे बच्चे पढ़ते थे। नहीं कोचिंग में, सेंट एंड्रयूज़ में कहाँ ऐसे टीचर हैं? कोचिंग में, कॉलेज में भी, जुबली में हम लोग पढ़ते थे, ऐसे टीचर थे जो पढ़ाते थे। सेंट एंड्रयूज़ में भी इवन 1-2 टीचर ऐसे थे, अब तो खैर रिटायर हो गए सब लोग, पढ़ाते थे तो बच्चे। अब 5 मिनट अगर लेट हुआ है, 5 मिनट क्या 2 मिनट, टीचर घुस गया अगर, उसके बाद अब नहीं जा सकते क्लास में। मैथ्स में एक टीचर थे, वो ऐसे खड़े हो जाते थे और सामने देख के पढ़ाते थे। समझिए डांट किसको रहे हैं, इधर लड़कियां बैठती थी, लड़के बैठते थे, समझिए डांट किसको रहे हैं, पूरी क्लास को डांट देते थे वो। और एशिया लेवल के मैथमेटिशियन थे वो। उनका एक पेपर आया था, रिसर्च पेपर रिलेटिविटी पे, मैथ्स के थे, रमेश चंद्रा नाम है उनका, कभी आप सर्च करिएगा। वो यहाँ से रिटायर हुए, तुरंत IIT दिल्ली चले गए। सेंट एंड्रयूज़ से रिटायर हो गए, IIT दिल्ली चले गए। अब पता नहीं, शायद अब तो वहाँ से भी रिटायर हो गए होंगे, सोचिए। तो वो उस टीचर से हम लोग रियल ऐसे तो ही पढ़ाते थे हम लोग को, अलग लेवल था भैया। क्लास में घुसे या डांटना स्टार्ट, तुम लोग को ये नहीं आता है वो, अब किसको डांट रहे हैं पता ही नहीं है, पूरी क्लास को डांटते थे। सबसे पहले BSc में वही डांटे थे हमको, सबसे पहले डांटे थे वही। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई पूरी क्लास में खड़ा होकर हम जवाब दें। और पहले BSc में आदमी हीरो होता है फर्स्ट ईयर में, हम भी हीरो समझते थे खुद को। गए कुछ पूछे सवाल, हम हुआ रहा था, खड़े होकर डांटे हम। कंपटीशन दिए थे, हम कहे हाँ सर, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, तुम लोग कुछ नहीं आता, बैठो। डांट के बैठाया हमको और फिर समझाया कहाँ मेरी गलती थी। तो ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं। अब छापिए आगे, देखिए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
of a refrigerator that is coefficient of performance of a refrigerator is equal or greater than unity, is equal or greater than unity, ठीक है। चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, मिटा दें इसको। चलो अभी नीचे मैम आपकी कह रही थी, तुम बैठी थी ना कि लड़कों को cos x का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, तो मैम कही थी कि वैसे से बच्चे cos x का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, नहीं सुनी थी तुम। मैम अभी हमसे कहीं, हम जब बीएससी इंटर फर्स्ट ईयर में गए थे तो एक सर थे, नेहाम पढ़ाते थे, एस के गुप्ता सर, तो उनके पास हम गए पढ़ने। तो वो जो थे, हम लोग ऐसे लिख रहे थे कुछ, मेरी कॉपी उनके पास गई तो cos x जो था वो हम पता नहीं कैसे बनाए थे, टेढ़ा मेढ़ाई से बनाए थे। कॉपी देखे कितना नंबर था, कोचिंग में पढ़ते थे हम लोग, कितना नंबर था, हम कहे सर 80 नंबर था मैथ्स में, हाई स्कूल में। कैसे 80 नंबर आ गया है, cos x लिखने नहीं आता है। सबको भेज दे, तुम बैठो पूरे पेज पे पहले cos x लिखो, 2 पेज पूरा cos x लिखवाए थे हमसे। आज आप किसी को कह सकते हैं, किसी बच्चे को नहीं कह सकते, आप कॉपी नहीं देख सकते, आप देख लेंगे डांट देंगे, भाग जाएगा कोचिंग से भी। हम लोग पढ़ते थे ऐसे ही, पूरा 2 पेज पूरा cos x लिखवाए बस हमसे। नहीं आता है लोगों को, नहीं है। कितना होता है बता दो। हाँ गुड गुड। चलो जो कॉलर ट्यून पहचानते हैं हम लोग, किसका है जो कॉलर ट्यून, जानते हैं किसका है? हाँ बताओ। हाँ खा लेंगे ले लो। हाँ ले लो चलो। ये कॉलर ट्यून आप पहचानते हैं किसका है? नहीं पहचानते हैं आप लोग? मनी हाइस्ट एक वेब सीरीज़ आई है, उसी का म्यूज़िक है ये। देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? अरे यार, ना पढ़ना है ना लिखना है ना मनी हाइस्ट देखना है, जी क्यों रहे हैं आप लोग तब? हाँ क्या चीज़? उसका 5 सीज़न हम देखे हैं और अभी आया है तो तुरंत हमने अपने स्टूडेंट का डाउनलोड करके हम तुरंत डाउनलोड किया, वो तुरंत दिया और एक ही रात में हमने ख़त्म किया। अच्छी भाई निकालना पड़ता है टाइम। चलिए भाई, देख जो चीज़ आपको पसंद होगी उसके लिए आप टाइम निकाल लेंगे। हम लोग की सुबह 6 बजे क्लास रहती है, 3 बजे तक मनी हाइस्ट देखें हम, 5 बजे फिर उठ गए 2 घंटा सो करके। भाई अब पसंद है तो भाई करना पड़ेगा ना। चल नेक्स्ट सेट डालिए आप, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड सिग्मा। समय निकालना पड़ता है बेटा, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड सिग्मा। तुम लोगों को पता ही नहीं है कहाँ समय निकालना है, ये भी दिक्कत है। रिलेशन बिटवीन ईटा एंड सिग्मा। चलिए अब उसका एक पार्ट और आएगा इसी 5वें सीजन का, दिसंबर में 3 दिसंबर को। लिखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, लिखिए एफिशिएंसी ऑफ, इसमें लिखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ईटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? W/H1 के। यही होता है ना बाबू? ईटा इज इक्वल टू किसके? W/H1 के होता है ना भाई। बेसिक फॉर्मूला क्या W/H1 होता है, इसको क्या बना देंगे आप? इक्वेशन 1। ठीक है चलिए पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सिग्मा क्या होता है बेटा? सिग्मा क्या होता है बेटा? H2 अपॉन किसके बाबू? W के होता है बेटा, बताइए होता ना बेटा? चलिए अब इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा मेरे बच्चों? ईटा इंटू सिग्मा किसके इक्वल बाबू बताओ? H1 W अपॉन H1 इंटू H2 अपॉन W, ठीक है? W शहीद हो गए, क्या मिला बताइए? H2 अपॉन H1, और आपको पता है H2 अपॉन H1 बेटा किसके इक्वल होता है? T2 अपॉन T1 के, हमने आपको बताया है कि नहीं? चलिए, सो दिस इंप्लाइज दैट n सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? T2 अपॉन T1 के, है कि नहीं? चलिए अब बताइए, अब बताइए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, अरे नहीं इक्वेशन 1 ऐसे नहीं, ऐसे इक्वेशन 1 इक्वेशन ऐसे नहीं, ऐसे सिंस ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1, और यहाँ से T2 माइनस T1 बेटा किसके इक्वल हो जाता है बताइए? 1 माइनस ईटा के, क्या देख लीजिए आप, हो जाएगा ना भैया? चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको दिस इम्प्लाइज दैट ईटा इंटू सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? 1 माइनस ईटा के आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है? अब इसको इक्वेशन क्या बना देंगे बेटा बताओ? ठीक है, अब देखिए यहाँ से दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बताइए? 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, लिखिए दिस इज द छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी छापिए। यहाँ एक लाइन लीजिएगा, hence we can, हो गया मेरे होनहार विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। आसान है मुश्किल है? मुश्किल है? इजी है? इजी तो ऑप्शन ही नहीं था बेटा, आसान या मुश्किल पूछे थे हम। इजी से तो कपड़ा धुला जाता है, वो भी जाड़े में, वो तो आया भी नहीं है अभी। ES भाई, ठीक है, लिखिए लिखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड सिग्मा, ईटा एंड सिग्मा। ये फॉर्मूला कब काम करेगा बेटा? जब ईटा की वैल्यू आपको गिवन हो और सिग्मा पूछा जाए, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा गिवन हो और ईटा पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे? इतना तामझाम मत करिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3। कहाँ है आप लोग? मेहनत करेंगे, हम ही सब कर देते हैं, परोस देते हैं, बस खा लीजिए उसको, उल्टी मत कर दीजिएगा, पचा लीजिएगा। अब ज़्यादा कम क्या बेटा, खाना पड़ेगा ही ना, पास होना है तो। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट, ये सब पे न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल बहुत नहीं आता है पर एक दो बार पूछा गया है। ये रिलेशन बहुत पूछा आता है, बहुत पूछा आता है रिलेशन, 2 नंबर में रिलेशन अक्सर पूछा गया है, ठीक है ना? न्यूमेरिकल कम आता है पर ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए भाई। कंपटीशन में हमने आपसे कहा नहीं कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, कंपटीशन में फेवरेट है थर्मोडायनामिक्स। एक सवाल आपको जरूर मिलेगा इस पर, तो हो सकता है भाई ईटा दे के सिग्मा पूछ दे आप लोगों को। अब बहुत टफ सवाल नहीं बनता है इस पर, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कर ले जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट, इक्वेशन 3 तो क्या मिल सकता है बताइए? एन सिग्मा इज इक्वल टू किसके? 1 माइनस ईटा के, इसको शिफ्ट कर दीजिए, एन ईटा सिग्मा प्लस ईटा इज इक्वल टू किसके बताइए? 1 के, और यहाँ से बेटा ईटा अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बताइए? 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 1 के,
और यहाँ से ईटा बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ? 1/1 प्लस सिग्मा के, छाप दीजिए और लिखिए दिस इज अनदर रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज अनदर रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज अनदर रिलेशनशिप बिटवीन। जल्दी 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 जल्दी, मोदी जी की बुलेट ट्रेन की तरह काम करिए। दिस इज अनदर रिलेशनशिप बिटवीन ईटा एंड सिग्मा, ईटा एंड सिग्मा। चला के मार मत दीजिएगा इससे किसी को, ठीक है भैया? अब बताइए सिग्मा की मेरा तो ईटा निकाल लेंगे आप? बिल्कुल निकाल लेंगे। हाँ तब भी काम चल जाएगा, कोई एक निकाल तब भी काम चल जाएगा, आराम से काम चल जाएगा। पर इतना टाइम रहता है यार कि लिख सकते हैं आप दोनों, कोई एक निकाल देंगे आप, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना? पर इतना टाइम रहता है कि आप दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है ना? इतना टाइम रहेगा। कैसे इफेक्ट पड़ जाएगा बेटा? 32 पेज की कॉपी है, भर दो पूरा 32 पेज। 32 पेज भर पाते नहीं लोग, नानी याद आ जाती है इतने में। देखिए बीए में नहीं पढ़ते हैं आप लोग, बीए में वर्ड का क्राइटेरिया होता है, बीएससी में वर्ड का क्राइटेरिया नहीं है, बस सही सही लिख दीजिए और चेक करने वाले के ऊपर है सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि भाई देखिए अगर कहीं डिस्क्राइब और एक्सप्लेन वर्ड यूज़ हुआ है क्वेश्चन में तो उसमें फुल नंबर आपको नहीं मिल सकता। बात समझा रहे हैं ना? डिस्क्राइब और एक्सप्लेन वर्ड अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में है तो बेटा फुल नंबर उसमें नहीं मिल सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें डिस्क्राइब और एक्सप्लेन ना हो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है वो। चलिए जब मास्टर बनेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को, अभी तो आप लोग खैर अंडे में से निकले हैं। चलिए जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। नंबर चुराना देखिए आर्ट होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए फिर मुलाकात होगी कभी टुमारो। कल कार्नोट थ्योरम पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कार्नोट थ्योरम पढ़ाते ही 70% आपका थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ 30% बचा रहेगा, तो उसके बाद टॉपिक बहुत हो जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी कभी टुमारो। बेटा वो मैं पता नहीं